हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उसामा मुबारक। वेलकम टू द लॉ कम्युनिकेंट्स। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो काफ़ी ट्रिकी है, चैलेंजिंग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 299 एंड 300 की। दोस्तों, सेक्शन 299 300 को हम 3 वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 300 दैट इज़ मर्डर, उसे कवर करेंगे। और थर्ड वीडियो में हम दोनों के डिफरेंस को मेक आउट करेंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 299 दैट इज़ कल्पेबल होमिसाइड। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कल्पेबल होमिसाइड की, तो आप इसकी वर्डिंग्स को समझें, कल्पेबिलिटी को समझें कि कल्पेबल होता क्या है और होमिसाइड क्या होता है। कल्पेबल का मतलब होता है जब हम किसी पे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं कि किसी ने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है, उस क्रिमिनल एक्ट को की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ही कल्पेबिलिटी होती है। और होमिसाइड जो होता है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, होमी एंड साइड। होमी मीन्स ह्यूमन एंड साइड मीन्स किलिंग। आप ये देखिए कि जब भी हम इस प्रीफिक्स और सफिक्स को यूज करते हैं, जैसे होमिसाइड हुआ, उसी तरह से हम डिफरेंट टाइप के प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस यूज करते हैं। जैसे इन्फेंटिसाइड हुआ, जिसमें हम किलिंग ऑफ इन्फेंट की बात होती है, किलिंग ऑफ चाइल्ड की बात होती है। रिजीसाइड हुआ, जिसमें एक किंग को मारने की बात होती है। और फीटिसाइड हुआ, जैसे माँ के कोख में बच्चा पल रहा होता है, उसको अगर मार दिया जाता है तो वो फीटिसाइड हो जाता है। तो सिमिलरली होमिसाइड भी होता है, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बाय अ ह्यूमन इज होमिसाइड। तो हमें समझ में आया कि कल्पेबल होमिसाइड इस चीज की बात करता है कि जब हम किसी को मारने पर किसी के क्रिमिनल एक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड कल्पेबल होमिसाइड, और जो सेक्शन 299 में दिया हुआ है। दोस्तों, होमिसाइड 2 टाइप के होते हैं, एक लॉफुल होमिसाइड और एक अनलॉफुल होमिसाइड। लॉफुल होमिसाइड की जब हम बात करते हैं तो हम जनरल एक्सेप्शन में कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम लॉफुल होमिसाइड को बेटर समझ सकें। जैसे सेक्शन 78 में हम बात करते हैं हैंगमैन की। वहाँ पर जब हैंगमैन जो होता है, एक आदमी जो फांसी लगाता है और वो कोर्ट के ऑर्डर को कंप्लाई कर रहा होता है, उसके आदेश का पालन कर रहा होता है, तो उसको ये पता होता है जब वो फांसी लगाने जा रहा है कि उसके उस एक्ट से जब वो लिवर पुल करेगा और इंसान फांसी पे लटक जाएगा, तो उसको कॉन्सिक्वेंस पता होता है कि वो डेथ कॉज करने वाला है। But how is it different from unlawful homicide? Because he is complying the order of the court. उसको फांसी लगानी है, एक ट्रायल का जो पार्ट होता है, पनिशमेंट उसको पूरा करना है, तो वो उसका एक्ट लिवर पुल करने वाला जस्टिफाइड एक्ट होता है, उसी को लॉफुल होमिसाइड कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे सेक्शन 84 है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। उसमें कोई बच्चा या कोई भी एडल्ट जो अनसाउंड है एंड ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू फॉर्म एन इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम, और उसके अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो कॉन्सिक्वेंस को चेक कर सके कि जो वो करने वाला है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। वो अनसाउंड है, उसका दिमाग या उसकी कॉग्निटिव फैकल्टीज नॉर्मल नहीं है, तो उसके भी एक्ट को माफ़ी दी गई है आईपीसी के अंदर जनरल एक्सेप्शंस में। तो ये लॉफुल होमिसाइड होते हैं। डेथ तो इनमें ही भी हो रही है, पर इनके एक्ट जस्टिफाइड है। दूसरे टाइप का जो होमिसाइड होता है वो है अनलॉफुल होमिसाइड। जैसे हम कह सकते हैं रैशन नेग्लिजेंट एक्ट होता है, उसमें एक इंसान दूसरे इंसान की डेथ कॉज करता है और वो विद इंटेंशन, कि उसकी इंटेंशन होती है वो डेथ कॉज करेगा और उसको उसके परिणाम भी पता होते हैं, तो वो अनलॉफुल होमिसाइड में आता है और उसके लिए लॉ ने सज़ा भी मुकर्रर की हुई है। तो दोस्तों, हमने देखा कि लॉफुल अनलॉफुल होमिसाइड में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं सेक्शन 299 के इंग्रेडिएंट्स की। आप देखिए कि क्या कंडीशन है कि सेक्शन 299 में को कंडीशन क्या होनी चाहिए जिससे कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन अट्रैक्ट हो सके। एक तो डेथ होना बहुत जरूरी है, दे शुड बी अ डेथ दैट इज कॉज्ड बाय अ पर्सन। और दूसरा इंग्रेडिएंट ये है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान की अपने एक्ट के थ्रू डेथ कॉज की है। और तीसरा इंग्रेडिएंट हो जाता है अपनी इंटेंशन और नॉलेज। इन तीनों को जब हम कंप्लीमेंट्री जब देखेंगे तो हम देखेंगे कल्पेबल होमिसाइड की कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी और कल्पेबल होमिसाइड अट्रैक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप ये देखिए सेक्शन 299 जो कल्पेबल होमिसाइड है उसके जो इलस्ट्रेशंस हैं, जो बेर एक्ट की लैंग्वेज है, उसको समझेंगे, क्योंकि बेर एक्ट को अपने आप में इंटरप्रेट करना एक आर्ट की फॉर्म होती है और उसको सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ क्या क्या एग्जाम्पल्स 299 में दे रखे हैं। तो पहला एग्जाम है टर्फ और स्टिक्स वाला। इसमें क्या होता है कि एक इंसान ने विद प्लानिंग, विद इंटेंशन एंड नॉलेज
एक रोड के ऊपर, गड्ढे के ऊपर कुछ स्टिक्स बिछा के रखी होती हैं, जिससे सामने वाले इंसान को जो चल के आ रहा है उसको ये लगे कि एक प्लेन रोड है, एक फर्म रोड है। अगर वो उस पर ट्रीट करेगा, इफ ही ट्रीट्स ऑन इट, देन ही इज एबल टू वॉक नो मैटर वॉट। पर होता क्या है, उसको पता नहीं होता कि वहाँ पे लकड़ियाँ बिछाई हुई हैं होल के ऊपर और वो गिर जाएगा। तो एक इंसान चल के आता है और वो अपना पाँव जैसे उन टर्फ पे और स्टिक्स के ऊपर रखता है, वो होल के अंदर गिर जाता है, गड्ढे में गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। दैट पर्सन इज किल्ड। अब जिस इंसान ने ये प्लान किया था विद इंटेंशन कि उसको ये रिजल्ट पूरा करना है, उस इंसान की डेथ कॉज करनी है, तो ये सेक्शन 299 में फॉल करेगा। क्यों फॉल करेगा? क्योंकि आप ये देखिए कि ये भी हो सकता था कि वो इंसान उस गड्ढे के पास से निकल जाता, वो मरता नहीं, पर क्योंकि उसने अपनी इंटेंशन को पूरा कर दिया, तो यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी ऐसी हो सकती थी जो डेथ प्रिवेंट हो सकती थी। इसलिए कल्पेबल होमिसाइड में इसको फॉल्ट किया गया है, इस इलस्ट्रेशन को। अब सेकंड इलस्ट्रेशन बात करता है एक प्रोवोकेशन के ऊपर। एक इंसान दूसरे इंसान को प्रोवोक करता है, या इस तरह से कह सकते हैं ए बी को प्रोवोक करता है कि वो सी की डेथ कर दे। तो वो प्रोवोक ऐसा करता है, वो बी को बोलता है कि आप झाड़ी के पीछे जो है वहाँ पे एक शूट करें, गोली मारें, और शूट करने के लिए प्रोवोक कर देता है। तो वो शूट करने लगता है और सी की डेथ हो जाती है। अब बी को ये पता नहीं होता कि जो झाड़ियाँ थी उसके पीछे कोई सी नाम का इंसान खड़ा हुआ है। अब बी की तो इंटेंशन नहीं थी, तो बी को तो माफ़ी मिल जाती है। उसकी जब इंटेंशन नहीं थी तो कल्पेबल होमिसाइड भी कंप्लीट नहीं हुआ, पर ए को कल्पेबल होमिसाइड में चार्ज कर दिया जाता है। यही इलस्ट्रेशन सेकंड में दिया हुआ है। तीसरा इलस्ट्रेशन है एक फाउल प्ले का। वो इलस्ट्रेशन ये कहता है कि जब एक इंसान एक झाड़ियों के पीछे फायर करता है और उसको ये पता नहीं होता कि उसके पीछे एक एक बर्ड है, और उसको इंटेंशन ऐसी होती है कि वो उस बर्ड को मार देगा, उसको चुरा लेगा, वहाँ से चुरा के ले जाएगा। पर ऐसा करने में वो झाड़ी के पीछे किसी और को मार देता है, तो उसको जो सज़ा मिलेगी वो किसी को मारने की नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने तो ये इंटेंशन की नहीं थी ना कि वो किसी और को मार दे। हिज इंटेंशन वॉज टू स्टील द बर्ड आफ्टर हैविंग किल्ड द बर्ड। तो ये तीसरे इलस्ट्रेशन में हमें दिया हुआ है। और कल्पेबल होमिसाइड की ये जो तीन इलस्ट्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीटेडली इलस्ट्रेशन के जो वेरिएबल्स है इसमें एक्स वाई जेड या ए बी सी, इनको चेंज कर करके जुडिशियल एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 299 में जो तीन एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको केस लॉस के साथ डील करेंगे। तो पहले एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि जब कोई इंसान किसी की डेथ को एक्सेलरेट कर देता है, एक्सेलरेट इन द सेंस, मैं एक एग्जांपल देता हूं, कोई ए हार्ट का मरीज है और बी उससे कुछ ऐसी बात कहता है कि उसको ये नर्वस शॉक लगता है कि मैं मर जाऊंगा। बी बोलता है कि आपको हार्ट की बीमारी है, अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी डेथ हो जाए, आपके आर्टरीज ब्लॉक हो जाएं और वो बस्ट हो जाएं और आप अल्टीमेटली मर जाएंगे। तो वो अपने दिल पे इतनी ले लेता है इस बात को, और वो उसको इतनी टेंशन हो जाती है ए को, तो वो उसकी एक्सीलरेट हो जाती है, मतलब डेथ के चांसेस एक्सीलरेट हो जाते हैं और वो मर जाता है। तो वो कल्पेबल होमिसाइड में फॉल होगा। तो दोस्तों एक केस लॉ है, वो है आपका इदुबेक 1880 उनका रिपोर्टेड जजमेंट है। उसमें क्या हुआ, एक इंसान अपनी वाइफ के साथ बहस कर रहा था, बहस करते करते लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उसमें उसके हस्बैंड ने वाइफ को एक ब्लो दिया साइड पे, इस साइड पे ब्लो दिया, और जैसे उसने मारा, इतना फोर्सफुल मारा कि उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगी, उसको वोमिटिंग होने लगी, और वो इतनी अनकॉन्शियस हो गई और वो अनकॉन्शियस पड़ी रही, ब्लीडिंग चलती रही। 1.5 घंटे बाद उस औरत की डेथ हो जाती है। अब जब डेथ हो जाती है तो कोर्ट ये हेल्ड करता है, इस केस में कोर्ट का जजमेंट आता है, कोर्ट ये कहता है कि जो डेथ हुई है वो जो सर्कमस्टांसेस देखते हैं, केस के जो फैक्ट्स देखते हैं, वो ये दिखाते हैं कि इसमें ग्रीवियस हर्ट कॉज हुआ है। जो उसने ब्लो मारा था वो इतना इंटेंसिटी का था, एक ग्रीवियस हर्ट का केस बनता है अंडर सेक्शन 325 आईपीसी। तो क्योंकि इसमें इंटेंशन नॉलेज मिसिंग थी तो कल्पेबल होमिसाइड यहाँ पे अटैक नहीं होगा। तो एक एनालॉजी इस एक्सप्लेनेशन से ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए एक्सप्लेनेशन 2 पे हम आते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। दोस्तों एक्सप्लेनेशन 2 में एक ऐसा केस लॉ मैं यहाँ पर लूँगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता है और आपको मज़ा आएगा सुनने में, और आपको क्लियर होगा एक्सप्लेनेशन 2 में एग्जैक्टली है क्या।
आर वर्सेस ब्लू का एक केस था। उसमें क्या हुआ कि एक आदमी एक गर्ल के ऊपर अटैक करता है और वो इतना इंटेंसिटी से अटैक करता है कि वो लड़की जो है गिर जाती है और वो जो है मतलब मरने के कगार पे होती है, पर मरी नहीं होती है वो। तो वो मारते 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 उसके हाथ में डैगर होता है, डैगर वो पेनिट्रेट करता है उस लड़की के लंग्स में और वो पेनिट्रेट हो जाता है। तो जब ये एक रिपोर्ट होता है ऑफेंस, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, उस इंसान को अरेस्ट करती है और उस लड़की को मेडिकली एडमिट कराया जाता है, उसका ऑपरेशन होना होता है। तो ऑपरेशन करने से पहले ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि उसको ब्लड की ज़रूरत होती है लड़की को। तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड का प्रोसेस होता है मेडिकल में कि ऑपरेशन करने से पहले आपको ब्लड चढ़ाया जाएगा। पर होता क्या है इस केस में, वो लड़की जो होती है वो जिवोहा बिलीफ से बिलोंग करती है, एक रिलीजियस सेक्ट है उससे बिलोंग करती है। तो इस जिवोहा बिलीफ में ये होता है कि आप किसी दूसरे से ब्लड बोरो नहीं कर सकते हैं, ऐसी मान्यता होती है। तो अगर आप ब्लड बोरो करेंगे तो आपकी जान तो बच जाएगी, पर उनका बिलीफ सिस्टम वायलेट होगा। तो वो लड़की नहीं लेती है ब्लड और वो मर जाती है। अब वो आदमी जो होता है जिसने ये अटैक किया होता है वो ये प्ली करता है कि अगर उसने ब्लड ले लिया होता तो डेथ प्रिवेंट हो जाती, डेथ होती नहीं उसकी। पर कोर्ट इसमें यह हेल्ड करता है कि चाहे अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हों, चाहे वो ब्लड लेती या ना लेती, पर आपने जो काम किया, आपका जो एक्टस रियस था, आपकी जो इंटेंशन थी, वो इस ग्रेविटी की थी कि आपने क्राइम किया है और आपको कल्पेबल होमिसाइड के अंदर चार्ज किया जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन 2 में ये दिया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ डेथ के चांसेस काफ़ी थे, बट क्योंकि आपने क्राइम ऐसा किया है तो आपको इस वजह से बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा कि डेथ माइट हैव बीन प्रिवेंटेड। इस ग्राउंड पे आपको नहीं छोड़ा जाएगा और उस इंसान को भी कल्पेबल होमिसाइड में चार्ज किया गया। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन 3 की। एक्सप्लेनेशन 3 बहुत ईजी है और वो बात करता है वोम की, जो मदर्स वोम होता है, जो कोख होती है मदर्स की। अगर बच्चा कोख में पल रहा है तो उस कोख में पलते हुए बच्चे का अगर होमिसाइड हो जाता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा। अगर बच्चा मर जाता है किसी वजह से या किसी के इंटेंशन के चलते, नॉलेज के चलते कोई ऐसा कॉज करता है, दैट विल नॉट फॉल अंडर सेक्शन 299 और सेक्शन 299 विल नॉट बी अट्रैक्टेड। बट व्हेन इट कम्स टू दैट द बॉडी और एनी पार्ट ऑफ द चाइल्ड इज ब्रॉट फोर्थ, अगर बाहर आ गया है बच्चे का सिर या कोई भी पार्ट, तो और तब किसी ने होमिसाइड कॉज कर दिया, बच्चे को मार दिया, तब उस केस में सेक्शन 299 अट्रैक्ट हो जाएगा, उस इंसान को अंडर सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड के अंदर चार्ज किया जाएगा। तो दोस्तों 3 ये एक्सप्लेनेशन सेक्शन 299 में दिए हुए हैं। तो आपने देखा किस तरह से कल्पेबल होमिसाइड में हियरार्किकली हमने समझा कि क्या क्या इसकी जेनेसिस है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और इलस्ट्रेशन को कैसे नॉलेज और इंटेंशन को बताया गया है, किस किस केस में कैसे इंटेंशन काम करती है और किस केस में सेक्शन 299 अट्रैक्ट होगा। और एक्सप्लेनेशन से भी हमने समझा कि किस केस में इंटेंशन एब्सेंट होती है और प्रेजेंट होती है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अगली वीडियो होगी सेक्शन 300 पर, दैट इज़ मर्डर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछना ना भूलें। धन्यवाद।